हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य ज्ञान का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सिलेबस के अनुसार समसामयिकी, करंट अफेयर, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल सभी सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को रखा गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसका पहला पार्ट अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? भारतीय संविधान को किसने हाथों से लिखा था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को जो है हस्तलिखित करने वाले विद्वान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। और इसमें जो भीमराव अम्बेडकर थे ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? रानीगंज कोयला खान, तो रानीगंज कोयला खान भारत के जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रानीगंज कोयला खान जो है ये जो पश्चिमी बंगाल में स्थित है, ये रानीगंज दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो गोंडवाना लैंड और छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत यहीं से की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भीमबेटका। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। और ये जो है भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्यपाषाण काल से संबंधित किया जाता है। और यहाँ पे जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो है ये वैशाली में हुआ था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो वो था नक्शबंदियाँ। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नक्शबंदी सिलसिला जो है इसकी स्थापना 14वीं सदी में मानी जाती है। और 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। और यह सिलसिला समा, जिसको संगीत को समा उस समय कहा जाता था, यह सिलसिला जो है समा के विरुद्ध था, यानी संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। उन्होंने जो है अकबर की उदार नीतियों का भी विरोध किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने जो है 500 बीघा ज़मीन दी थी? तो वो थे रामदास। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथे गुरु थे रामदास। और उनके समय में मुग़ल बादशाह जो था अकबर ने उन्हें 500 बीघा ज़मीन दान में दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। और उनको तथा उनकी पत्नी बीबी भानी को जो है अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृत शहर बनाया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, तो ये माना जाता है आपका, इनमें से कोई नहीं सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार माने जाते थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को जो है भारत के नवजागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात के भोर का तारा, भारतीय राजनैतिक क्रांति के करतूत, नवीन भारत के संदेशवाहक, इन सभी नामों से जाना जाता था किसको? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को जो है राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता था। तो यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना जो है कानपुर में किया गया था। और इसके संस्थापक जो थे वो सचिंद्र सन्याल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे सचिंद्र सान्याल इसके जो है अध्यक्ष थे। और राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी
तथा चंद्रशेखर आज़ाद भी इसके संस्थापक सदस्य के रूप में माने जाते हैं और इसकी स्थापना जो है वो कानपुर में हुई थी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? नहीं पूछा है, तो अनुग्रह नारायण सिंह इस समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चंपारण जो कृषि जांच समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे FG सलाई। ठीक है, ये अध्यक्ष थे और D.D. रीड और महात्मा गांधी इसके सदस्य थे। ठीक है, और अनुग्रह नारायण का इनका इससे कोई संबंध नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? महान प्रहरी किसने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर को? तो महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव थे। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके जो है प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अंबेडकर सहित पूछ रहा है, तो अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना था और अंबेडकर सहित लेकर के जो है कुल इसमें 7 सदस्य थे। अंबेडकर को छोड़कर 6 सदस्य और थे, तो कुल मिलाकर के जो है 7 सदस्य थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो कब संशोधन किया गया था? तो 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था और इस संशोधन के द्वारा इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया था? तो मुफ्त कानूनी सलाह को जोड़ा गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुफ्त कानूनी सलाह जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? पूछा है। तो राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो बुलाने को पूछ रहा है तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर अध्यक्षता पूछता तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाता। ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा जो है दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होती है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा इसे राष्ट्रपति बुलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो ये स्थानीय निकायों का चुनाव जो होता है ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ये चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है स्थानीय निकायों का चुनाव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संसद हो गया और राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा जो है संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 243 के से लेकर के जो है 243 के जेड तक ये पंचायतों एवं नगर पालिकाओं
अर्थात स्थानीय निकाय का चुनाव जो होता है ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार जो है जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधानेतर अधिकार का क्या अर्थ होता है? संविधानेतर अधिकार का, तो संविधानेतर उसके कहते हैं वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित होते हैं, वे संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन में देख सकते हैं, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है उसको क्या हम कह सकते हैं? संविधानेतर अधिकार कह सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो ये चेन्नई समुद्र तट से। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल जो है चेन्नई तट से नापा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? उद्गम स्थान कहाँ से है? तो यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ चोटी के पास से जो है उद्गमित हुई है। तो यहाँ पे बंदर पूंछ एक चोटी है, वहाँ से जो है यमुना नदी जो है निकलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट प्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका बस्तर में। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर ये स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 90 फीट के करीब है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू किया गया था। तो कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1818 ईस्वी में कलकत्ता, जिसको वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है, ये पश्चिम बंगाल में है। इसके निकट जो है फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो पाया था। यह सफल नहीं हुआ तो उसके बाद जो है 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना जो हुआ द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कैवासजी नानाभाई डावर द्वारा की गई थी। वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती थी। लेकिन उससे पहले जो शुरुआत हुई थी 1818 ईस्वी में, वो कलकत्ता के यानी पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम पानी 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? तो जल में गुब्बारे का भार बराबर क्या होता है? भार माइनस उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल। ठीक है, तो जल का भार कितना दिया है? भार कितना दिया है? 200 ग्राम। ठीक है, और उत्प्लावन बल कितना लगेगा? 200 ग्राम ही लगेगा, यानी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जल का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में क्या होता है? कमी आती है, और यह आभासी कमी जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूँकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर जो है उत्प्लावन बल लग रहा है, इसलिए जो है भार में से उत्प्लावन बल को जब हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? गुब्बारे में जल का भार पता चल जाएगा। तो भार हमको दिया है 200 ग्राम और उत्प्लावन बल कितना लगेगा? 200 ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन सा आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो। ठीक है, डायनेमो भी होता है और विद्युत मोटर भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विद्युत मोटर, ये दोनों जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के उदाहरण माने जाते हैं। डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति हैं।
जो डायनेमो है, डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन दोनों जो है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारी जल को कहा जाता है, भारी जल को कहा जाता है तो D2O, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारी जल को D2O कहा जाता है। भारी जल की खोज किसने किया था? तो भारी जल की खोज जो है यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यूरे, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था भारी जल की खोज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है दंतवल्क। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो होता है वो दंतवल्क है, जो दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है तथा इसको मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो शरीर में लोहे की कमी से जो है, आयरन की कमी से कौन सी होती है? रक्त क्षीणता हो जाता है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और शरीर में लोहे का प्रतिदिन आवश्यकता 10 से 20 मिलीग्राम होता है। और इसका स्रोत कहाँ से मिलता है? इसका स्रोत जो है मांस है, अंडे, फल, सब्जियाँ, अनाज, हरी सब्जियाँ, इन सभी में जो है क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक भी माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो ये 2003 में चेन्नई में किया गया, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम जो 2002 में आया था, उसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो है 2003 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जो ब्राज़ील में स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सफलता में ये बाधक माना जाता है। तो ये तीनों माना जाता है, निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वित्तीय समावेशन पर गठित समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सी रंगराजन थे और उन्होंने बताया था कि वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर और सही अनुपात में जो है समाज के पिछड़े वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हो। निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं की अभाव, ये तीनों जो है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सफलता पे बाधक माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। तो ये सभी थे। IRDP इसका पूरा नाम है, IRDP का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये भी था। और ये ट्राइसेम भी था, ठीक है। ट्राइसेम का पूरा नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी था। और NREP ये भी था। तो NREP जो होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो ये सभी जो है ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु बनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा आपका महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा बिहार, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा गुजरात,
ठीक है, तो 4 नंबर तक आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में करेक्शन कीजिएगा। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व उच्चतम पूछा है, तो पहले नंबर पे है बिहार। बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है वो 1106 यानी 1106 है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का वहीं देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो है आपका 1028, ठीक है। और केरल का अगर देखा जाए तो केरल का है 860, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो है 829 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिहार आ जाएगा पहले पे, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे उत्तर प्रदेश, चौथे पे केरल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, जनसंख्या घनत्व का उच्चतम पूछा है, तो यहाँ पे संशोधन कीजिएगा, यहाँ पे बिहार होगा पहले स्थान पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले पे हो जाएगा, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे पे बिहार हो जाएगा और चौथे पे आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंकित कीजिए। गलत युग्म का पहचान करना है। तो कन्नौज में इत्र एवं तेल के लिए प्रसिद्ध है, कन्नौज, ये बिल्कुल सही है। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। चाकू तथा कैंची के लिए आगरा, तो ये गलत है। चाकू कैंची के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़, आगरा नहीं है बल्कि कहाँ पे है, अलीगढ़ है और मेरठ है, इन 2 जगहों के लिए प्रसिद्ध है चाकू और कैंची, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये गलत युग्म है। अगला क्वेश्चन है भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। आमदनी पर कर की शुरुआत किसने की थी, तो ये किया था सर जेम्स विल्सन ने, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में आयकर 24 जुलाई 1960 को 1860 को जो है सर जेम्स विल्सन द्वारा जो है आरंभ किया गया था। यह ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था और आधुनिक समय में आयकर शक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्वसन की क्रिया जो है प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं जो है कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है होती हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 जनवरी 2021 को देश भर में जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। यह दिवस पहली बार जो है वर्ष 2008 में मनाया गया था, यानी इसकी शुरुआत जो है 2008 से हुई है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो ये है जयंत यन खोबरागड़े, ठीक है, जयंत यन खोबरागड़े, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई, तो 21 जनवरी 2021 को इसका आयोजन हुआ, ठीक है। 21 जनवरी 2021 को एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2021 वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुई। इसका मुख्य विषय जो था न्यू नॉर्मल एंड हेल्दी टूरिज्म, ठीक है, इसका जो थीम था न्यू नॉर्मल एंड हेल्दी टूरिज्म। और इस बैठक की मेज़बानी जो है तुर्की द्वारा की गई थी और इस बैठक में सचिव यानी पूर्व विदेश मंत्रालय रीवा गांगुली दास ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा जो है संयुक्त रूप से कोल लैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया।
तो ये कब लॉन्च किया गया है? तो ये 14 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, 14 जनवरी 2021 को भारत में कोलैब कैड सॉफ्टवेयर का जो है शुभारंभ किया गया। यह सॉफ्टवेयर जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो CBSE द्वारा जो है संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, इसके लेखक कौन है? तो ये चांदमल कुंभावत हैं। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो पुस्तक है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, ये 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर जो है ये प्रकाशित की गई है और इस पुस्तक के लेखक जो है चांदमल कुंभावत हैं। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख इसमें किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस उपग्रह का नाम याओगान 33 है, तो बिल्कुल सही है। इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है, तो ये भी सही है। यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 397वीं उड़ान है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चीन द्वारा लॉन्च किया गया है रिमोट सेंसिंग उपग्रह, इसके लिए तीनों आपका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से संबंधित युग्म को चुनिए। तो भीमकाय का संबंध बौना से है, तो प्रतिभाशाली का किससे होगा? तो भीमकाय का अगर हम विलोम देखें तो भीमकाय मतलब बड़ा होता है और उसका विलोम क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। उसी तरह से प्रतिभाशाली का विलोम क्या हो जाएगा? जड़मति। प्रतिभाशाली बालक जो होता है यानी बुद्धिमान और जड़मति माने मूर्ख है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि BOULDER को किसी कोड में ZMSJBCP लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, Z से अगर हम B तक जाते हैं तो -2 का डिफरेंस है। M से अगर हम O तक जाते हैं तो -2 का डिफरेंस है। S से हम U को जाते हैं तो -2 का डिफरेंस है, यानी -2 का डिफरेंस होता जा रहा है इन दोनों में। उसी तरह से हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो E से -2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। L का -2 डिफरेंस क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। और K का -2 डिफरेंस क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CJI। तो कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CJI। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से विषम शब्द युगों को चुनना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अध्यापक, वकील, रसोइया, ये तीनों जो है एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन न्याय इसमें जो है, न्याय तो सबके लिए होता है, तो यहाँ से बहुत से लोगों का संबोधन हो रहा है। तो यहाँ पे विषम शब्द क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि टुडे को कोड में UQECZ है तो BEF बिफोर को कोड में क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आपको T से U जाने पर +1 हो रहा है, O से Q जाने पर +2 हो रहा है, फिर D से C जाने पर फिर +1 हो रहा है, फिर A से Z जाने पर फिर क्या हो जा रहा है? +2 हो जा रहा है। A से C जाने पर +2 हो जा रहा है, फिर Y से Z जाने पर +1 हो जा रहा है, यानी +1 +2 +1 +2 का सीरीज बन रहा है। इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। B से +1 करेंगे तो B के बाद क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, और E के बाद 2 करेंगे +2 करेंगे तो EFG, तो CG हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, दो में इसमें डबल C है, CG इसमें आपका हो रहा है, तो यहाँ पे C वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर O से हम क्या करेंगे? +1 करेंगे तो O Q हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 करेंगे, अरे B का करेंगे +1 तो B के बाद C, E के बाद +2 करेंगे तो EFG हो जाएगा, फिर F के बाद +1 करेंगे तो F के बाद +1 करेंगे तो G हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर G आ जाएगा,
फिर ओ के बाद +2 करेंगे तो ओ पी क्यू हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, +1 +2 +1 +2 का सीरीज इसमें बन रहा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक है, चूँकि ये बता रहा है कि प्रत्येक दिन की पुनरावृत्ति 7 दिन के बाद होती है तथा जून में जो है माह 30 दिन का होता है। जून में जो है माह 30 दिन का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं जुलाई माह में जो पहला शुक्रवार होगा यानी 16 जून, तो यहाँ पे पहला शुक्रवार जो होगा 16 + 7 + 7 + 7 यानी 3 हफ्ता का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो 16, चूँकि जून 30 दिन का है तो 7 चौक 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 4 20 3 23 7 30 यानी 30 और +7 बच रहा है। ठीक है, और 30 दिन का जून होता है तो जून +7 हो जाएगा यानी 7 जुलाई। ठीक है, अगला तारीख जो होगा वो 7 जुलाई को होगा, 7 जुलाई को शुक्रवार पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 जून तो पूरा हो जा रहा है, अब 7 पड़ रहा है तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, जुलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 में कहा गया है कि विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते, और दूसरा इसमें कहा जा रहा है कि प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, अब निष्कर्ष यहाँ निकल रहा है कि विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं, और दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है कि सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें न तो निष्कर्ष 1 का पता चल रहा है और न ही 2 का पता चल रहा है, क्योंकि कथन में विज्ञान अध्यापक इंजीनियरों के मध्य संबंध नहीं बताया गया है और न ही यह कहा गया है कि सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों निष्कर्ष यहाँ पे नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2021 को किसी विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये है नगोजी ओकोजो इविएला को। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 फरवरी 2021 को नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री हैं नगोजी ओकोजी इविएला, इनको जो है विश्व व्यापार संगठन का 7वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट होगा।